नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म महतो सर फैक्ट्स में। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि क्लास 9th का जेएनवी का यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय का हिंदी के जितने भी आपके टॉपिक हैं, सारे टॉपिक जो 18 फरवरी यानी कि जो आपका एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में आने वाले सारे टॉपिक मैं क्या करने वाला हूँ, कवर कराने वाला हूँ। तो हमने अभी तक से क्या बोलते हैं, 4 टॉपिक क्या करा दिया है, कवर करा दिया। अभी हमारा क्या है, 5वां टॉपिक है, जिस 5वें टॉपिक का नाम है क्या, पदभेद। अगर इससे पहले वाला जो टॉपिक यानी कि इससे पहले वाला जो वीडियो आपने नहीं देखा है मेरे भाई, तो क्या कर लीजिए, ताकि देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने बताया था शब्द विवेक बताया था, शब्दों में जो सूक्ष्म अंतर होते हैं वो बताया था। और इसके साथ साथ हमने उस पर क्या किया था, 25 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी मेरे भाई किया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पदभेद पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि पदभेद क्या होता है, और इसमें पदभेद में कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज देखते हुए हम लोग क्या करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 30 या 35 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ आज का क्लास हम लोग खत्म करेंगे। तो आइए, ज्यादा देर में करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेरे भाई, पदभेद क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि पदभेद क्या होता है। कि जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। मेरे भाई, जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम लोग पद बोलते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले जानते हैं कि सार्थक शब्द क्या होता है, उसके बाद आते हैं। देखिए, सार्थक शब्द हम लोग उसको बोलते हैं मेरे भाई, जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, अर्थ निकलता है। जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, अर्थ निकलता है, उसको हम लोग सार्थक शब्द बोलते हैं। कुछ भी चीज यानी कि वो चीज डायरेक्ट, जैसे सार्थक शब्द बोलने के बाद में उसका डायरेक्ट आपका इमेज जो होता है दिमाग में बनता है, उसी को हम लोग सार्थक शब्द बोलते हैं। अगर कुछ क्या बोलते हैं कि जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता हो, कुछ भी अर्थ नहीं निकलता हो, उसको क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द बोलते हैं मेरे भाई। जैसे समझ लीजिए कि मैंने आप लोगों को निरर्थक शब्द में कड़े अड़ा ट कड़ा पड़, ये सब जो हमने एक शब्द लिख दिया था, इसका फोटो आपको ही दिमाग में बन रहा है, इसका इमेज आपके दिमाग में बन रहा है, नहीं बन रहा है। और जैसे ही मेरे भाई यहाँ पर क्या लिखा, कुत्ता लिखा, जैसा ही हमने क्या लिखा, कुत्ता लिखा, यानी कुत्ता का इमेज या कुत्ता का सोच आपके माइंड में आ गया कि यानी कुत्ता जो भाई होता है ऐसा होता है, यानी कि जिसका फोटो आपके दिमाग में बन जाता है मेरे भाई, वो क्या होता है, सार्थक शब्द होता है। और जिसका इमेज आपके दिमाग में नहीं बनता है वो मेरे भाई क्या होता है, निरर्थक शब्द होता है। अब आइए दूसरे शब्दों में कहा जाए, दूसरे तरीके से अगर कहा जाए कि भाई पदभेद क्या होता है, तो व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाले वर्ण समूह को पद कहा जाता है। यानी कि जो व्याकरण के नियम के अनुसार मेरे भाई, व्याकरण के नियम के अनुसार विभक्ति चिन्ह, वचन, लिंग, काल आदि में की जो योग्यता रखते हैं, आदि की जो क्या रखते हैं, योग्यता रखते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, पद कहते हैं। जैसे एग्जांपल के समझिए, राजा वन में गया है, राजा वन में गया है। देखिए यहां पर समझिएगा, तो राजा वन में गया है, तो इसमें देखिए राजा एक अलग है, वन जो है अलग है, में जो है अलग है, और गया जो है अलग है। यानी कि राजा वन में जो गया है वह कितने शब्द से मिलकर बना है मेरे भाई, कितने पद से, यानी कि 4 पदों से मिलकर क्या हुआ है, यह बना है। अब बात कर लेते हैं कि पद के भेद। पद के भेद कितने होते हैं मेरे भाई, तो पद के 5 भेद होते हैं। पद के कितने भेद होते हैं, पद के 5 भेद होते हैं। बारी बारी सबसे पहले हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, पद का कौन सा भेद होता है। सबसे पहला होता है संज्ञा। सबसे पहला क्या होता है मेरे भाई, संज्ञा। संज्ञा के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो दूसरा होता है वो सर्वनाम होता है। उसके बाद सर्वनाम के बारे में जानेंगे, वैसे ही तीसरा के बारे में जानेंगे, वैसे ही चौथे का, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए संज्ञा क्या है। संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे वस्तु, व्यक्ति, भाव तथा प्राणियों के नाम का बोध होता है। संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे वस्तु, भाव, स्थान, नाम आदि के भाव का क्या होता है मेरे भाई, बोध होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जैसे समझ लीजिए, जैसे में राम, क्या, जैसे में राम, जैसे में क्या, राम, पहाड़, किताब, यानी कि दुनिया में जो भी चीज है, आपकी दुनिया में, आपके दिमाग में जो भी चीज का फोटो बन सकता है, वो सारा चीज मेरे भाई क्या होता है,
संज्ञा होता है, वो सारा चीज मेरे भाई क्या होता है, संज्ञा होता है। अब बात कर लेते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं मेरे भाई, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सा संज्ञा का 5 भेद होता है। तो एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा होता है। चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा होता है। और लास्ट जो होता है मेरे भाई वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। लास्ट जो होता है वो क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। बात समझ में आ गया। चलते हैं अब हम लोग अगला टॉपिक पर। अगला जो दूसरा का होता है वो सर्वनाम होता है। क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो मेरे भाई जो सर्वनाम होता है वो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर क्या होता है, प्रयोग होता है, जो संज्ञा के जगह पर क्या होता है, प्रयोग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर जिस भी शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्या होता है मेरे भाई, सर्वनाम होता है। जैसे सर्वनाम में कौन कौन से चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं, हम, उसका, तुम्हारा, वह, यह, कोई, कौन आदि, ये सारे चीज जो है हम लोग संज्ञा के स्थान पर क्या करते हैं मेरे भाई, प्रयोग करते हैं। ये सारे चीज हम लोग क्या करते हैं, संज्ञा के स्थान पर क्या करते हैं मेरे भाई, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल समझ लीजिए कि राम घर जाता है, राम घर जाता है। अब राम के जगह पर हम लोग दूसरा चीज जो प्रयोग करेंगे वह घर जाता है। यहां पर समझिएगा मेरे भाई कि राम के जगह पर, राम यहाँ पर क्या है मेरे भाई, राम जो है यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। और यहाँ पर जो वह है वो क्या हो गया मेरे भाई, सर्वनाम हो गया। जो वह हो गया क्या हो गया मेरे भाई, सर्वनाम हो गया। तो वही तो मैं समझा रहा हूं कि संज्ञा के स्थान पर, यानी कि इसके जगह पर हमने किस चीज का प्रयोग किया, जो भी शब्द का प्रयोग किया वो हमारा क्या कहलाता है मेरे भाई, सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। अब बात करते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं मेरे भाई, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं मेरे भाई, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा 6 भेद होता है मेरे भाई, देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए पहल क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहल क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है मेरे भाई प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठवा जो होता है मेरे भाई वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवा जो होता है मेरे भाई संबंधवाचक सर्वनाम होता है। आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, अच्छे समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको सर्वनाम का पूरा फुली तरीका से, अगर आप सर्वनाम को अच्छे तरीका से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, तो सर्वनाम एकदम पर्सनली सर्वनाम का वीडियो बना के मैं डाल रखा हूं, आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको वीडियो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि हम जो है हमारा मेन उद्देश्य है कि आप लोगों के एग्जाम से पहले क्या बोलते हैं कि सारे चैप्टर का क्या हो जाए, आपका प्रैक्टिस हो जाए। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा समझा के आगे बढ़ रहे हैं, उतना डिटेल से नहीं समझा पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा का भेद जो होता है वो क्या होता है। पद का जो तीसरा भेद होता है मेरे भाई वो होता है क्रिया।
पद का जो तीसरा भेद होता है वो होता है क्रिया। अब क्रिया क्या होता है मेरे भाई? तो क्रिया देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करने का बात ये करने को मालूम पड़ता है या होने को मालूम पड़ता है, उसे ही हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई? उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे समझिएगा कि अनिल स्कूल जा रहा है, मोहन ने खाना खाया। अनिल स्कूल जा रहा है और मोहन ने खाना खाया। तो इसमें देखिए, इसमें क्रिया क्या है मेरे भाई? तो इसमें जो क्रिया है, अनिल स्कूल जा रहा है यानी कि स्कूल जाने का काम हो रहा है मेरे भाई। कौन सा जाने का काम हो रहा है? स्कूल जाने का काम हो रहा है, यानी कि जाने का, कहाँ जाने का भाई? तो स्कूल जाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर देखिए खाने का काम हो रहा है, तो यहाँ खाना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। अब बात करते हैं क्रिया के आधार, क्रिया के प्रकार के मेरे भाई। तो क्रिया का जो प्रकार होता है वो कर्म के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। क्रिया का जो प्रकार होता है वो कर्म के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक क्रिया होता है और एक क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है। तो सकर्मक क्रिया क्या होता है और अकर्मक क्रिया क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम चर्चा करते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में क्रिया अपने कर्म के साथ होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कृष्णा कुत्ते को रोटी खिलाता है। कृष्णा कुत्ते को रोटी खिलाता है। मेरे ध्यान समझिए, सकर्मक क्रिया क्या होती है कि जिस वाक्य में जो क्रिया है अपने क्या होती है? कर्म के साथ होती है। जिस वाक्य में जो क्रिया है वो किसके साथ होती है? कर्म के साथ होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा एग्जाम्पल, जैसे कृष्णा कुत्ते को रोटी खिलाता है। यहाँ पर समझिए, इसमें खिलाना जो है क्या है? क्रिया है। खिलाना जो है क्या है? क्रिया है। अब भाई किसको खिला रहा है, किसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है? तो मेरे भाई किसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है? तो खिलाना जो है कुत्ते के ऊपर क्या हो रहा है? प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो इसका कर्म हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि आप समझिए, ये हो जाएगा कृष्णा जो हो जाएगा वो कर्ता हो जाएगा। और क्या बोलते हैं यहाँ पर जो कुत्ता है, यहाँ पर कुत्ता जो है जिस पर असर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? कर्म। जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। और देखो यहाँ पर भाई क्या खिलाना? रोटी खिलाने का काम कर रहा है मेरे भाई, रोटी खिलाने का काम कर रहा है। तो वो जो होता है वो क्या होता है? सकर्मक क्रिया होता है। अब देखिए अकर्मक क्रिया, जैसे जो क्रिया बिना कर्म के वाक्यों में आती है अकर्मक क्रिया कहलाती है। जो क्रिया बिना कर्म के वाक्यों में आती है वो कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे समझिएगा, जैसे मोहन गाता है, मोहन गाता है, तो मोहन गाता है भाई खाली गाने का काम कर रहा है। अब क्या गाता है मालूम नहीं चल रहा है। क्या गाता है? इंग्लिश गाना गाता है, हिंदी गाना गाता है, कि चैता गाता है, कि बिरहा गाता है, कव्वाली गाता है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। यानी कि उसमें कर्म नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई अकर्मक क्रिया। आगे देखिए, अगले चलते हैं। अगला जो प्रकार होता है, अगला जो होता है वो विशेषण होता है मेरे भाई। अगला जो होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। अब विशेषण क्या होता है मेरे भाई? तो विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है उसे मेरे भाई विशेषण कहते हैं। जैसे समझिएगा कि यह सुंदर घर है, जैसे यह सुंदर घर है, तो यहाँ पर समझिए कि जो सुंदर है, जो सुंदर है किसकी विशेषता बता रहा है मेरे भाई? घर की विशेषता बता रहा है। तो एक चीज आपको मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूं कि यह जो है यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है। समझिएगा, यह जो है यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है। और यहाँ पर घर जो है क्या है भाई? वो संज्ञा है। घर जो है क्या है? संज्ञा है। और सुंदर जो है क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर जो सुंदर है वो क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो किसकी विशेषता बता रहा है भाई? घर की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? घर की विशेषता बता रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा। यानी कि जो विशेषण है किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं मेरे भाई। इसके बाद एक विशेष्य होता है। क्या होता है? एक विशेष्य होता है। जैसे समझिएगा, अभी हमने आप लोग समझाया कि विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। और एक और सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए, क्या कि विशेषण क्या होता है मेरे भाई? सॉरी, विशेष्य क्या होता है? तो जो विशेषण की विशेषता बताता है, क्या? जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
विशेष्य बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, विशेष्य बोलते हैं। देखो कह रहा है कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। यानी कि देखिए मोहन एक ईमानदार लड़का है, मोहन एक क्या है, ईमानदार लड़का है। तो इस वाक्य में जो ईमानदार शब्द है किसकी विशेषता बता रहा है मेरे भाई, मोहन की। इस वाक्य में जो ईमानदार शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, मोहन की। किसकी विशेषता बता रहा है, मोहन की। तो यहाँ पर जो मेरे भाई विशेष हो गया वो विशेष शब्द क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। विशेष शब्द क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रकार के बारे में। अगला जो प्रकार होता है मेरे भाई, अगला जो होता है वो प्रविशेषण होता है। क्या होता है, अगला जो होता है प्रविशेषण होता है। विशेषण में हम लोग देख रहे हैं 4 नंबर पर जो देख रहे हैं वो क्या होता है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा विशेषण में हम समझे विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, और विशेषण में एक प्रविशेषण होता है। क्या होता है, प्रविशेषण होता है। प्रविशेषण क्या होता है, देखिए विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या, विशेषण के भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे राजू बहुत अच्छा लड़का है, राजू बहुत क्या है, अच्छा लड़का है। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर जो राजू क्या है, अच्छा लड़का है। सिंपल सा बात में समझेंगे कि राजू क्या है, अच्छा लड़का है। तो अच्छा जो है यहाँ पर विशेषण है, लेकिन इसकी भी जो विशेषता बता रहा है उसे हम लोग बहुत, अच्छा की भी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है। तो जो बहुत है यहाँ पर मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। होता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण होता है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है संकेतवाचक विशेषण। चलते हम लोग आगे। अगला जो है, अगला प्रकार जो होता है पद का, वो होता है 5वां। पद का जो अगला प्रकार होता है वो होता है 5वां। और इसको क्या करना है, थोड़ा अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन 2-4-5 को उठा के पूछिए देता है। यही थोड़ा सा क्या होता है, खतरनाक होता है। 4 को जो होता है मेरे भाई तो थोड़ा आराम से अच्छा समझ में आता है, लेकिन जो 5वां प्रकार है, यानी 5वां प्रकार कौन है मेरे भाई, अव्यय है। कौन है, अव्यय है। और ये क्या होता है, थोड़ा खतरनाक होता है। इसे थोड़ा सा समझ के चलना पड़ता है, थोड़ा सा बच के चलना पड़ता है। तो समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अव्यय या अव्ययकारी शब्द कहलाते हैं। क्या, जिन शब्दों पर, क्या, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, अव्यय बोलते हैं। जैसे समझिए रानी घर के अंदर है, राजा घर के अंदर है, वे घर के अंदर है, लड़के घर के अंदर है। अब यहाँ पर एक बात समझिए गए मेरे भाई कि जो अंदर है इस पर लिंग का प्रभाव पड़ेगा क्या, वचन का प्रभाव पड़ेगा क्या, क्या बोलते हैं काल का प्रभाव पड़ेगा क्या। अगर इसको स्त्रीलिंग क्या बोलते हैं कि इसको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में चेंज करिएगा तो क्या होगा, अंदर लिखिएगा, नहीं होगा। इस पर कोई वचन का भी कोई प्रभाव नहीं। बात समझ आया, अंदर एक वचन सिंगुलर नंबर है, एक वचन है कि बहुवचन है, बता सकते हैं क्या। यानी कि इस पर कोई चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे हम लोग मेरे भाई क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई कि अव्यय के प्रकार कितने होते हैं। अव्यय के प्रकार कितने होते हैं, तो मेरे भाई अव्यय के जो प्रकार होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है कालवाचक विशेषण, एक होता है स्थान या दिशा सॉरी अव्यय के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। जिसमें पहला होता है क्रिया विशेषण। पहला क्या होता है, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण के भी कितने भेद होते हैं मेरे भाई, 4 भेद होते हैं। अव्यय के जो 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार में पहला जो प्रकार होता है वो होता है क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है कालवाचक, दूसरा होता है स्थान या दिशाबोधक, तीसरा होता है रीतिवाचक और चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण। बात समझ में आ रहा है क्या। पहला होता है क्रिया विशेष कालवाचक, दूसरा होता है स्थानवाचक, तीसरा होता है रीतिवाचक और चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण। अब थोड़ा सा इसमें समझते हैं कि कालवाचक क्योंकि बहुत जरूरी है, यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछता है, तो इसको समझना, थोड़ा सा अवयव को समझना क्या है, जरूरी है। देखिए कालवाचक विशेषण में क्या होता है मेरे भाई, कालवाचक में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, केवल समय का होने का बोध होता है। काम जो है समय के बारे में बताता है, जैसे कल, परसों, जब, कभी, ये सब जो चीज है, फिर, बाद में, ये सब जो चीज है क्या है, समय को बताता है। किसको बताता है,
समय को बताता है। अब देखिए क्या होता है स्थान या दिशा। अब जिसमें स्थान या दिशा की बात की जाए, जैसे यहाँ वहां पूरब पश्चिम जहां कहां तहां, तो ये किस चीज को सूचित करता है मेरे भाई? तो स्थान को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? स्थान को सूचित करता है। अब अगला जो होता है 3 नंबर होता है, क्या होता है? रीतिवाचक। अब देखिए रीतिवाचक में क्या होता है कि इसमें क्रिया जो होता है रीति या ढंग से होने का बोध होता है, जैसे धीरे धीरे, ज्यों त्यों, जैसे तैसे, कैसे ऐसे, ये सब जो होता है रीतिवाचक में आता है। चौथा होता है परिमाणवाचक। इसमें क्रिया का क्या रिजल्ट के बारे में बात किया जाता है। किसके बारे में? रिजल्ट की बारे में बात किया जाता है। मात्रा के बारे में बात किया जाता है, यानी कब, कुछ, अधिक, खूब, कम, ज्यादा, इतना, उतना, कितना, यह सब जो होता है परिमाण होता है, यानी कि जिसमें मात्रा की बात की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। आगे देखिए दूसरा जो होता है वो होता है संबंध बोधक अव्यय। दूसरा जो होता है वो होता है संबंध बोधक अव्यय। देखिए मेरे भाई संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है कि अव्यय शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों को संबंध बताने वाक्य और शब्दों को जोड़ने उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि जो संबंध बोधक अव्यय है मेरे भाई, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में जो रिलेशन को बताता है, जो संबंध बोधक अव्यय है, जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच में जो संबंधों को बताता है उसे संबंध बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय बोधक होता है कि जो अव्यय शब्दों वाक्यांशों तथा अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या? वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। क्या समुच्चय बोधक अव्यय में समझिएगा, क्या जो अव्यय शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उसे हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हम लोग किस से जोड़ते हैं? तथा से जोड़ते हैं, एवं से जोड़ते हैं, अथवा से जोड़ते हैं, किंतु से जोड़ते हैं और परंतु से जोड़ते हैं। तो ये जो होता है मेरे भाई क्या होता है? संबंध बोधक अवयव होता है। ठीक है। अब जो लास्ट है, चौथा है, जो क्या है लास्ट है, विस्मयादि बोधक अवयव। अब देखिए इस अवयव में क्या होता है, इसमें खुशी की बात हो, क्या बात हो? खुशी की बात की जाए, हर्ष की बात की जाए, शोक की बात की जाए, आश्चर्य की बात की जाए, अगर इस चीज के बारे में क्या कीजिए बात कीजिए, ऐसी मनोभावना अगर सेंटेंस में क्या होती है, मनोभावना की अगर कोई बात की जाए और वो ऐसी चीज अगर सेंटेंस में आ जाता है, अधिक वाक्य में मिलता है, तो वह जो शब्द होता है, वह जो होता है क्या होता है भाई? विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। कौन अव्यय होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। चलते हैं हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे जो है अब देखिए यहाँ पर हम लोगों से क्या होता है भाई, यहाँ पर अब हम लोगों का क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ पर क्या होता है? क्वेश्चन शुरू होता है। अभी तक हमने पीछे जितना भी अभी आप लोगों को पढ़ाया, उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे भाई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का जितना भी आपका सब्जेक्ट पूछा जाने वाला है, वो सारे सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, हिंदी का चलिए रहा है और मैथ का भी चला है, सारा चीज एक ही जगह पर आपको मिलने वाला है मेरे भाई। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोज हैं बन के इस चैनल पर डलने वाले, वो सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, ताकि आप उसको क्या हो सके, आपको ज्यादा से ज्यादा आपको क्या हो सके मेरे भाई, फायदा हो सके। चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ से अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर है। अब कह रहा है, यहाँ पर समझिएगा, सिंपल सी बात कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ रहा, मेरा कह रहा है कि जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो मेरे भाई हमने बताया था, जब कोई सार्थक शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। जब कोई सार्थक शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। पद भेद का हमने डिफिनेशन भी बताया था, तो पद भेद में बताया था कि जब कोई सार्थक शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, पद कहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि पद के कितने भेद होते हैं। मेरे भाई पद के कितने भेद होते हैं, अभी तक ले हमने आपको कितना भेद बताया पद का मेरे भाई, तो पद के 5 भेद होते हैं। पद के कितने भेद होते हैं मेरे भाई, पद के 5 भेद होते हैं। बताया था आपको पद के कितने भेद होते हैं, पद के 5 भेद होते हैं। अभी तो पढ़ा मेरे भाई
पद के कितने भेद बताया था? 5 भेद बताया था। कौन कौन से होते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोग को जस्ट पीछे क्या किया है, समझाया है, तुरंत अभी समझाया है, और उसी को समझाते हुए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग के सामने मेरे भाई ये रहा, कह रहा है कि राम वन गए हैं, वाक्य में संज्ञा शब्द है, यानी कि राम वन गए, राम वन गए में पूछ रहा है किस वाक्य में जो है मेरे भाई संज्ञा शब्द कौन है। संज्ञा पूछ दिया हम लोगों से मेरे भाई, संज्ञा संज्ञा पूछ दिया, संज्ञा कौन सा है? तो हमने बताया कि दुनिया में जो भी चीज का फोटो बन जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा। देखिए दो चीज का, राम बन गए हैं में दो चीज का फोटो बन रहा है, एक राम जी का फोटो बन रहा है और एक वन का फोटो बन रहा है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर जिसमें राम और वन दोनों होगा वो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि राम और वन यहाँ पर क्या है, दोनों संज्ञा है मेरे भाई। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, राम और वन क्या है, दोनों है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है सही है। ठीक है, अब यहाँ पर गए जो है क्या है, क्रिया हो जा रहा है, जाने का काम हो रहा है, क्रिया हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। मेरे भाई निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा की बात कर दिया, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें किसी वस्तु, स्थान, भाव, ये सब चीज के क्या होता है, कॉमन, यानी कि किसी की जाति के बारे में बोध किया जाता है, किसी किसके बारे में बोध किया जाता है, जाति के बारे में बोध किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे देखिए राम जो है, राम यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें पर्सनली हम लोग किसी का नाम लेके बोलते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो राम जो है मेरे भाई यहाँ पर यह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो भलाई हो जाएगा वो कौन संज्ञा हो जाएगा मेरे भाई, भलाई कौन संज्ञा हो जाएगा, भलाई, बुराई, अच्छाई, ये सब जो होता है ये भाववाचक संज्ञा होता है। तो बच गया हमारा कौन मेरे भाई, तो बच गया पेड़, तो पेड़ जो हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा क्या है मेरे भाई, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा क्या है, इस बार पूछ दिया भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के भाव, दोष, दिशा, ये सारी चीज के बारे में पता चलता है, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए गंगा जो हमने पीछे ही बताया आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब ये लड़का है तो लड़का कॉमन है, तो लड़का जो कॉमन है ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो गया। यहाँ पर सेवक भी है, क्या हो गया, सेवक भी क्या है, कॉमन है, तो सेवक भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें स्वाद का पता चलता है, मिठास, खटास, तीता, इसमें जो स्वाद का मालूम चलता है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा मेरे भाई होगा निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी मिठास सही होगा। अब कह रहा है कि तुम्हें उसकी बात माननी होगी, तुम्हें उसकी बात माननी होगी, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन से सर्वनाम का भेद है। अब मेरे भाई समझिएगा, तुम्हें उसकी बात माननी होगी, इस वाक्य में जो बोल रहा है, कह रहा है कि कौन से सर्वनाम का भेद है, यानी कि सर्वनाम का भेद बोल दिया मेरे भाई। एक होता है निजवाचक सर्वनाम, एक होता है क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम जो होता है, जो हम लोग पर्सनली, जो हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनली अपने लिए लगाते हैं, जिसके लिए, जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं उसके लिए लगाते हैं, उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में बात की जाती है मेरे भाई, पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में बात की जाती है, तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जो चीज निश्चित होता है, जो चीज क्या होता है, निश्चित होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अनिश्चयवाचक जो चीज निश्चित नहीं होता है, जैसे दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है तो निश्चित नहीं है कि मेल है कि फीमेल, यानी कि आदमी है कि औरत, यह निश्चित नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राधा नाचती है, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। राधा नाचती है, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है मेरे भाई। तभी हमने बताया आप लोग कर्म के आधार पर क्रिया जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या होता है और सकर्मक क्रिया क्या होता है मेरे भाई। तो अकर्मक क्रिया में बताया था कि जो क्या बोलते हैं कि क्रिया होती है वो
कर्म के साथ नहीं आती है। जो क्रिया होती है वो कर्म के साथ नहीं आती है, लेकिन सकर्मक क्रिया में जो होता है क्या होती है कि जो क्रिया होती है वो किसके साथ आता है मेरे भाई? जो क्रिया होता है वो किसके साथ आता है? कर्ता, सॉरी, जो क्रिया होता है वो कर्म के साथ आता है। सकर्मक क्रिया में जो क्रिया होता है वो कर्म के साथ आता है, वो सकर्मक क्रिया कहलाता है। तो इसमें देखिए राजा नाचती है, इसमें कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, तो हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है मेरे भाई? यानी कि प्रेरणा देने वाले क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए दोनों भाई देर तक बतियाते रहे, दोनों भाई देर तक बतियाते रहे। भाई ये प्रेरणार्थक मतलब क्या होता है कि कोई भी जो हम लोग काम करते हैं किसी उसको क्या होता है, किसी दूसरे से क्या होता है, किसी दूसरे हमसे उससे सीख लेकर क्या करें, उस प्रेरणा से बने। बतियाना कोई अच्छी बात है, एक दिन बतिया के बैठ के बंद कर दिए बहुत देर तक, उसके बाद तो ये हमारा नहीं होगा। श्यामू ने खाना खा लिया, एक दिन की बात है, एक समय की बात है, श्यामू ने खाना खा लिया, ये भी नहीं होगा। यह पत्र लिखकर सो जाओ, यह पत्र लिखकर तुम क्या करो, सो जाओ, तो एक पत्र लिखकर सो जाओ, इसमें कोई प्रेरणा वाली बात नहीं है। लेकिन सामा मुझसे रोज खाना बनवाती है, सामा मुझसे रोज खाना बनवाती है, इसमें प्रेरणा वाली बात है। भाई कुछ तो सीखने को मिलता है, कुछ तो प्रेरणा मिलता है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा क्या होगा, सही होगा मेरे भाई। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यश संज्ञा शब्द से विशेषण बनाइए। यश संज्ञा शब्द से विशेषण, यानी कि संज्ञा को क्या करना है, संज्ञा क्या करना है, विशेषण में चेंज करना है। तो यश का जो विशेषण होगा मेरे भाई वो होगा यशस्वी, यश का जो विशेषण वो क्या होगा, यशस्वी। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द का विशेषण में, भूगोल शब्द से बना विशेषण है, भूगोल शब्द से कौन सा विशेषण बना है? बोल रहा है कि भौगोलिक, भूगोलिक, भूगोलिक, ठीक है, क्या ये भूगोली, भूगोली। तो मेरे भाई भूगोल शब्द से जो विशेषण बनता है वो बनता है भौगोलिक। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अव्यय होते हैं, यानी कि अव्यय किसे कहते हैं मेरे भाई? हमने अव्यय का आपको क्या बताया था, हमने अव्यय का क्या बताया था, आपको परिभाषा बताया था कि अव्यय में किस चीज पर प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। जैसे समझिएगा ऑप्शन नंबर में करेंगे जिन पर लिंग वचन और कर्ता का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जिन पर लिंग वचन और कर्ता का प्रभाव पड़ता है वो अवयव है, या जिन पर केवल लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है वह अवयव है, या जिन पर केवल लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वह अवयव है, या फिर मेरे भाई जिन पर केवल कारक का प्रभाव पड़ता है वह अवयव है। तो मेरे भाई यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया था कि अवयव हम लोग उसे कहते हैं जिस पर किसी पर लिंग वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवयव के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? अवयव कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? मैंने आप लोगों को बताया था अवयव कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर फटाफट बताइए। अवयव कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? अवयव मेरे भाई कितने प्रकार का बताया था? 4 प्रकार का बताया था। अवयव कितने प्रकार का बताया था? 4 प्रकार का बताया था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी हाँ, बी के स्थान पर सी हो गया है। क्या हो गया? बी के स्थान पर क्या हो गया? सी हो गया है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा? सही होगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मैं कल वहां गया, मैं कल वहां गया में क्रिया विशेषण है। मैं कल वहां गया में क्रिया विशेषण पूछ दिया मेरे भाई। मैं कल वहां गया, यहाँ पर जो क्रिया विशेषण कौन है? तो गया जो है क्रिया है, और क्रिया के साथ विशेषण कौन है? वहां। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि मैं कल वहां गया में ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? वहां, जो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें कि मैंने विधि के साथ खाना खाया। वाक्यों में रेखांकित शब्द कौन सा है? मैं रेखांकित अंश है। कह कि मैंने विधि के साथ खाना खाया। वाक्यों में रेखांकित अंश है, क्या है? समुच्चय बोधक है कि संबंध बोधक है, या क्रिया विशेषण है, या विस्मय आदि बोधक है? क्या है मेरे भाई? मैंने विधि के साथ खाना खाया, मैंने विधि व्यवस्था के साथ, एकदम। तो हमारा विधि के साथ क्या हो जाएगा? संबंध बोधक हो जाएगा। अगले चलते हैं, यानी कि संबंध को बता रहा है, मैंने विधि के साथ जोड़ रहा है ना, संबंध दर्शा रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई
संबंध बोधक। अब पूछ दिया हम लोग सर्वनाम के कितने भेद होते हैं मेरे भाई, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं फटाफट बता दीजिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं मेरे भाई, हमने अभी तुरंत आप लोग समझाया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं मेरे भाई, 6 भेद होते हैं। अभी पीछे हमने बताया था आप लोगों को सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे भाई, निम्न में से विस्मयादि बोधक अव्यय है, निम्न में से विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो मेरे भाई विस्मयादि बोधक में हमने आप लोगों को बताया था, किसी को अगर शाबाशी देना हो, किसी को अगर शोक जताना हो, किसी को क्या बोलते हैं कि आज्ञा देना हो, किसी को सजेशन देना हो, ये सब जो है विस्मयादि बोधक अव्यय में आता है। इसमें के योग्य नहीं होगा, की और नहीं होगा, कभी नहीं होगा। शाबाश जो हो जाएगा वो मेरे भाई क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। अब विस्मयादि बोधक पहचान करने का क्या नियम है कि ये जो चिन्ह है क्या है, विस्मयादि बोधक का क्या है, चिन्ह है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो मेरे भाई कह रहा है, कहते कि अगला क्वेश्चन करें निर्देश दे रहा है, प्रश्न संख्या 17 से 19 में दिए गए शब्दों का स्त्रीलिंग चयन करें। यानी कि प्रश्न संख्या 17 से लेकर 19 तक जो दिए गए शब्द है उसका उचित स्त्रीलिंग क्या होगा, मतलब सही स्त्रीलिंग क्या हो रहा। देखिए कह रहा है कि माली का स्त्रीलिंग क्या होगा मेरे भाई, माली का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा मेरे भाई, मालिनी होगा, मालिन होगा, माली होगा या मालिनी होगा। यानी कि मेरे भाई जो माली का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो होता है मालिन। क्या होता है, मालिन जो है सबसे सही है, मालिनी नहीं होगा, क्या होगा, मालिन होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कह रहा है कि बाघ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो सिंह नहीं, ये सिंह का हो जाएगा, शेर का शेरनी होता है, बाघ का बाघिन, बाघ का बाघिनी। बाघ का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा मेरे भाई कौन है, बाघिन होगा कि बाघिनी होगा मेरे भाई, बाघिन के हो बाघिनी। तो बाघ का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो होता है बाघिन, बाघ का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो क्या होता है, बाघिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट का क्या बोलते हैं, सम्राट का क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा मेरे भाई, सम्राट का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, सम्राट का सम्राटनी, रानी, महारानी या सम्रागी। तो सम्राट का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा सम्रागी। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है मेरे भाई क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम्राट का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, सम्रागी। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों के सामने, कह रहा है फिर से निर्देश दिया, कह रहा है निर्देश प्रश्न संख्या 20 से 22 में दिए गए शब्दों के लिए उचित बहुवचन का चयन करिए। बहुवचन बताया चुनना है, यानी कि एक वचन दिया है और उसमें क्या करना है, बहुवचन क्या करना है, चुनना है। अब मेरे भाई बोल रहा है चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन क्या, चिड़िया का बहुवचन क्या होता है। यहाँ पर केवल क्या है, बिंदु और चंद्र बिंदु, यानी कि अनुस्वार और अनुनासिका का खेल है। अनुस्वार और अनुनासिका नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग हमारे चैनल यानी कि महत्व सर एक चैनल है, उस पर हमने अनुस्वार और अनुनासिका एकदम अच्छे तरीका से पढ़ाया है, उसको जाके क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए चिड़िया का जो क्या बोलते हैं कि बहुवचन है मेरे भाई वो हो जाएगा ये चिड़िया। चिड़िया मतलब एक और चिड़िया मतलब बहुत, समझ में आया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई गुरु का बहुवचन क्या होगा, गुरु का बहुवचन क्या होगा, गुरुए नहीं होता है, क्योंकि गुरु जो होता है सम्मानित शब्द है, गुरुए नहीं होता है। गुरु का जो बहुवचन मेरे भाई होगा वो क्या होगा, गुरुजन होगा। गुरु का जो बहुवचन होगा मेरे भाई क्या होगा, गुरुजन होगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है क्या है, सही है। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी का बहुवचन क्या होगा मेरे भाई, विद्यार्थी का बहुवचन क्या होगा, सही बहुवचन विद्यार्थी का क्या होगा। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है विद्यार्थी गण, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है विद्यार्थी जन, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है विद्यार्थी वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, और ऑप्शन नंबर डी में बोला है कि विद्यार्थी दल, ऑप्शन नंबर डी में बोला है विद्यार्थी दल। मेरे भाई जो विद्यार्थी का क्या बोलते हैं बहुवचन होगा वो होगा विद्यार्थी गण। क्या होगा, विद्यार्थी गण। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 23 से 28 में दिए गए पदों के बीच लगने वाले कारक के चिन्ह का चयन कीजिए। मेरे भाई ये सब चीज ध्यान समझिए, इसमें अब कारक का चिन्ह पूछ रहा है। कारक के कितने चिन्ह होते हैं मेरे भाई, कारक के कितने विभक्तियां होती हैं, तो कारक के 7 विभक्तियां होती है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपदान के लिए, ये ऐसे करके कितने होते हैं, 7 गो होता है। देखिए राजा, राजपुत्र, यानी कि राजपुत्र, इसमें कौन सा विभक्ति छिपा हुआ है, तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो तोड़ेंगे हो जाएगा राजा, राजपुत्र मतलब क्या,
राजा का पुत्र। इसमें क्या है मेरे भाई, कौन सा चिन्ह लगा है, तो का लगा है। क्या लगा है, का लगा है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कर्ज मुक्त। कर्ज मुक्त यानी कर्ज मुक्त का अगर हम लोग करेंगे तो कर्ज मुक्त को अगर हम लोग तोड़ के देखते हैं, कर्ज मुक्त में कौन सा लगा है, तो क्या लिखेंगे, कर्ज से मुक्त। कर्ज से मुक्त हमारा जो इसमें विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, से है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शोक मग्न, क्या, शोक मग्न। शोक मग्न, शोक मग्न में क्या है मेरे भाई, शोक मग्न क्या है, शोक मग्न कौन सा हमारा सही है, क्या, में, का, से, पर। तो शोक मग्न को अगर हम थोड़ा क्या करते हैं कि इसको विग्रह करके देखते हैं, तो शोक में मग्न, शोक में सॉरी शोक में मग्न, शोक में मग्न। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मदांग, मदांग क्या है मेरे भाई, मदांग। मदांग में कौन सा ऑप्शन सही है मेरे भाई, मदांग, मदांग, मदांग में कौन सा ऑप्शन सही है मेरे भाई, फटाफट इसका आंसर बताइए। मदांग, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मदांग का कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कर है घुड़सवार, घुड़सवार यानी कि घुड़सवार में कौन सा विभक्ति चिन्ह लगा है मेरे भाई, घुड़सवार में कौन सा विभक्ति चिन्ह लगा है। यानी कि इसको अगर हम लोग लिखते हैं घुड़सवार किसको बोलते हैं, तो घोड़े पर, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। इस पर कौन विभक्ति चिन्ह लगा है मेरे भाई, पर। तो ऑप्शन में कहीं पर है क्या, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, क्या है मेरे भाई, सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसीकृत में कौन सा लगा होगा मेरे भाई, कौन सा चिन्ह लगा है, तुलसीकृत में कौन सा विभक्ति चिन्ह लगा है मेरे भाई। तो तुलसीकृत जो होता है तुलसी के द्वारा, तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों के सामने, उसने खाना खाया में काल है। अब यहाँ पर काल हमको चिन्हना है, यानी काल कितने प्रकार के होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। बोल रहा है कि उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, यानी पहले पूछ रहे हो, पहले क्या कर लिया, खाना खा लिया। तो वो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी कि उसने खाना खाया जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर यानी जो होगा वो क्या होगा, भूतकाल होगा। क्या होगा, भूतकाल होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल बस से जाएगा में कौन सा काल है, राहुल बस से जाएगा, अभी गया नहीं है ना जा रहा है। यानी कि जो बीता हुआ चीज होता है उसको भूतकाल बोलते हैं, जो अभी काम हो रहा है उसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, और जो होने वाला है उसको क्या बोलते हैं हम लोग भाई, भविष्य काल बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कहे कि राहुल बस से जाएगा, यानी गया नहीं है जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा क्या होगा, सही होगा, यानी भविष्य काल होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे भाई, कविता सो रही है में कौन सा काल है, कविता सो रही है जो अभी काम हो रहा है, चल रहा है, यानी को काम क्या हो रहा है, चल रहा है। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को, जो अभी काम चल रहा है वो क्या होता है, वर्तमान काल होता है मेरे भाई। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं मेरे भाई, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं मेरे भाई, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं आप लोग बताइए फटाफट। तो मेरे भाई भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, पहला होता है सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, दूसरा होता है संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा होता है हेतु हेतु मत भविष्य काल। तीसरा जो होता है मेरे भाई हेतु हेतु मत भविष्य काल होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से पूरे बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा पद भेद। और पद भेद पर हमने जितने भी सारे क्वेश्चन किए हैं वो सारे क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कमेंट में एक बार क्या कर दीजिएगा, कमेंट जरूर लिख दीजिएगा, और हमारे वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमको सिलवासा से देख रहे हैं, सिलवासा सिटी से देख रहे हैं, तो हमारा सिलवासा सिटी में ऑफलाइन सेंटर है। आप अगर ऑफलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं
तो आप हमारे सेंटर पर आकर विजिट कर सकते हैं। हमारे सेंटर का एड्रेस है मेरे भाई क्या है, गुरु कृपा कॉम्प्लेक्स है, टोकर खाड़ा मिनी बस स्टैंड के पास एक गुरु कृपा कॉम्प्लेक्स है। उसी कॉम्प्लेक्स में हमारा कोचिंग का नाम है एजुकेशन पॉइंट क्लासेस के नाम से चलता है। आप यहाँ पर आकर और सारी व्यवस्था, सारी चीजें नवोदय और सैनिक के बारे में क्या कर सकते हैं, पूरा जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, हमको दीजिए यार, मिलते हैं हम लोग एक और नए वीडियो में नए जोश और नए उमंग के साथ। तब तक से आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे से और मस्ती से कीजिए, जरा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एकदम मस्ती से डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।